हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम बीए सेमेस्टर सेकंड में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो एग्जामिनेशन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक हम लोग पहले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी को। ये एग्जामिनेशन पेपर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। CUET के स्टूडेंट्स भी इसके प्रश्नों को देखकर हेल्प ले सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल अखंडता शब्द का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल जो अखंडता शब्द है उसमें आपका एकरूपता, एकता और विविधता में एकता, ये तीनों ही चीज़ें शामिल हैं, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 32, जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने वाले धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने वाले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हैं ये सब पुरुषार्थ हैं। वर्ण, आश्रम और संस्कार ये अलग चीज़ें हैं। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष आते हैं। वर्ण के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आता है, ये 4 प्रकार के वर्ण माने गए हैं। आश्रम भी 4 प्रकार के आपके माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। संस्कार की संख्या 16 बताई जाती है, लेकिन अलग अलग धर्म शास्त्रों में संस्कारों की संख्या अलग अलग देखने को मिलती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास किसके प्रकार हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास जो है ये आपके आश्रम के प्रकार हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका वो एशिया महाद्वीप है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद आपका जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर में आता है। इसी प्रकार से अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन 7 महाद्वीपों का मतलब एक क्रम है और एशिया सबसे बड़ा है, इसलिए इसका ए नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न जो है वो है, स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण की अवधारणा किसने दी? स्थानीयकरण और सर्वव्यापीकरण की अवधारणा जो है आपके मैकिम मैरियट ने दी है। इसी तरीके से कुछ अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी दी हैं जो कंफ्यूज करती हैं, जैसे लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। लघु परंपरा, बृहद परंपरा के बारे में रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया। लेकिन स्थानीयकरण एक सूक्ष्म अवधारणा है, सर्वव्यापीकरण एक व्यापक अवधारणा है, और ये अवधारणा आपकी मैकिम मैरियट ने दी है। परंपराओं को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा में किसने विभाजित किया है? तो अभी मैंने बताया कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी कुछ अवधारणाएं दी हैं, तो लघु परंपरा और बृहद परंपरा का विभाजन जो है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया? देखिए, इमाइल दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया और उन्होंने उनकी रीतियों का मतलब उनकी जो रीतियाँ थी उनको टोटम बोला जाता था, तो उनकी टोटमी रीतियों के बारे में इन्होंने बताया है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर इमाइल दुर्खीम होगा। उसके बाद 38 नंबर जो प्रश्न है, प्राथमिक नातेदारों की संख्या होती है। तो देखिए, प्राथमिक नातेदार GP मर्डॉक के अनुसार 8 प्रकार के माने गए हैं। द्वितीयक नातेदार 31 प्रकार के माने गए, द्वितीयक नातेदार 33 प्रकार के माने गए हैं और तृतीयक नातेदार 151 प्रकार के माने गए हैं। इस प्रकार उन्होंने प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदारों को विभाजित किया है। बोडो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 39 नंबर का जो आपका प्रश्न है। बोडो जनजाति जो है ये असम की जनजाति है आपकी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं। 40वें नंबर में प्रश्न जो है आपका, जनजाति किस प्रकार का समुदाय है? राजनीतिक समुदाय, प्रजातीय समुदाय, विजातीय समुदाय या समरूप समुदाय? तो जो आपका जनजाति है ये एक समरूप समुदाय है। समरूप समुदाय से मतलब इसमें समानता देखने को मिलती है, होमोजीनियस समुदाय है ये आपका। 41 नंबर प्रश्न है, किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया?
तो आपके जीएस धुरिये जो हैं इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया है। 42 नंबर का प्रश्न है, जनजातियों का सरकारी नौकरी में आरक्षण कितना है? तो जनजातियों को सरकारी नौकरी में 7.5% का आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरी में 15% का आरक्षण दिया गया है और आपके पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में 27% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 43 नंबर का प्रश्न है आपका, आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा में आपका टिक नहीं लगा है, लेकिन ये परिभाषा अकबर एवं निमकॉफ की है, टिक लगा लीजिए इसको। उसके बाद अगला 44 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक जनजातियां हैं वो आपके मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया में पृथक्करण, आत्मसात और या ए और बी दोनों, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसलिए ये क्वेश्चन हम आगे आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। छियालीस नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये बात आपकी अनुच्छेद 15 में कही गई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात की गई है और जो आपका अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है, जो भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बताया गया है। और जो अनुच्छेद 14 है इसमें विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण की बात की गई है। तो इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है। फिर 47 नंबर का जो प्रश्न है आपका, जाति प्रथा की उत्पत्ति में धर्म को प्रमुख आधार माना है। तो देखिए, जाति प्रथा की उत्पत्ति में जो धर्म के बारे में बताया है वो होकार्ट और सेनार्ट ने बताया है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इसमें टिक कर लीजिए। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये किसने कहा? तो हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार आपके कपाड़िया ने बताया है। कपाड़िया और प्रभु इसको एक संस्कार मानते हैं। यहाँ पे कपाड़िया है तो कपाड़िया ही आपको टिक करना है। हट्टन, धुरिये और श्रीनिवास इसके ऑप्शन मतलब ये सही नहीं है। 49 नंबर का जो प्रश्न है आपका, जब विवाह में लड़की उच्च कुल की और लड़का निम्न कुल का होता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, सगोत्र विवाह और इनमें से कोई नहीं। तो अनुलोम विवाह से हमारा तात्पर्य होता है जब लड़की निम्न जाति की होती है और लड़का उच्च जाति का होता है तो वो विवाह अनुलोम विवाह होता है। लेकिन जब लड़की उच्च कुल की होती है और लड़का निम्न कुल का होता है तो वो इस प्रकार का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और सगोत्र विवाह से हमारा तात्पर्य अपने ही गोत्र में विवाह करना, जो समान रक्त के हों, समान मतलब गोत्र के लोग कहलाते हैं। तो ऐसे विवाह सही नहीं माना गया, इस प्रकार के विवाह को नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपका बी नंबर का आंसर सही होगा। फिर उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न है आपका, मुस्लिम समुदाय में शिक्षा आरंभ करवाने के संस्कार को क्या कहते हैं? तो मुस्लिम समुदाय में जब बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती है तो उस संस्कार को बिस्मिल्लाह के नाम से जाना जाता है। निकाह उनका विवाह से संबंधित एक संस्कार है और चिल्ला भी मुस्लिम धर्म का ही एक संस्कार है। 51 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम विवाह क्या है? संस्कार है, समझौता है, संस्कार और समझौता दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो मुस्लिम विवाह एक समझौता माना गया। जिस प्रकार से हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है उसी प्रकार से मुस्लिम विवाह को एक समझौता माना गया है। 52 नंबर प्रश्न में है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो 1961 में पारित किया गया। इसमें कुछ संशोधन हुए इसके सुधार के लिए।
वो 1984 में और 1986 में किए गए। 53 नंबर का प्रश्न है आपका, मनु के अनुसार प्रेम विवाह किस प्रकार का विवाह है? तो मनु के अनुसार जो प्रेम विवाह है ये गंधर्व विवाह है। देखिए, विवाह हिंदू धर्म में जो विवाह की संख्या मानी गई है वो 8 प्रकार की मानी गई है। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। तो उपरोक्त 4 प्रकार के जो ऊपर के विवाह हैं, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, ये उच्च कुल के उच्च श्रेणी के माने गए हैं, और असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच ये निम्न श्रेणी के माने गए हैं। और मनु के अनुसार जो प्रेम विवाह होता है, गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं, जैसे आज के समाज में लव मैरिज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 54, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, ये परिभाषा किसने दी? तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है, ये परिभाषा आपकी टायलर की है। इसी प्रकार की एक परिभाषा फ्रेजर ने दी, हाबेल ने दी है। हाबेल कहते हैं धर्म अलौकिक शक्तियों पर विश्वास है, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों की बात आपकी टायलर करते हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्रश्न नंबर 55 जो है आपका, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें पीएच प्रभु, इरावती कर्वे, मैकाइवर एवं पेज, हट्टन। तो इसमें जो आपका है क्वेश्चन नंबर 55 में ए नंबर का आंसर सही होगा, पीएच प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएच प्रभु की बुक है। इसी प्रकार से इरावती कर्वे ने भी एक बुक लिखी, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इनकी पुस्तक का नाम है। एक पुस्तक इनकी और है, युगांता करके उसका नाम है। सोसाइटी पुस्तक आपकी मैकाइवर की है। उसके बाद 56 नंबर का जो प्रश्न है, इस्लाम के 3 अंग ईमान, इबादत व ... में निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त स्थान आता है? इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को डाउट में डाल देते हैं। जैसे ही इसका आंसर मुझे पता चलेगा मैं कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगी। प्रश्न नंबर 57 जो है आपका, निम्न में से किस देश में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? इसमें ऑप्शन है आपके भारत, चीन, अमेरिका व नेपाल। तो इसमें आपका चीन सही होगा, क्योंकि ईसाई धर्म विश्व में जो है सबसे ज़्यादा जो ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या है वो आपकी चीन में है। 58 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर के 10 आदेशों का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ए नंबर में कुरान, बाइबिल, गीता व उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर होगा वो होगा गीता। गीता में 10 मतलब आपके 10 आदेशों का उल्लेख मिलता है जो कि धर्म से संबंधित हैं। फिर 59 नंबर का जो प्रश्न है, दी गोल्डन बो पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी गोल्डन बो पुस्तक जो है आपकी ये फ्रेजर की है। प्रश्न नंबर 60 में सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सोसाइटी पुस्तक आपकी मैकाइवर एवं पेज की है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक जो है वो आपकी पीएच प्रभु की बताई थी। सोसाइटी पुस्तक आपकी जो है ये मैकाइवर एवं पेज की। इसी प्रकार से कूले ने भी कूले की पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये कूले की पुस्तक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कूले की पुस्तक है। दुर्खीम ने भी कुछ पुस्तकें लिखी, पॉजिटिव फिलॉसफी, पॉजिटिव पॉलिटी, ली सोसाइट, द एलिमेंट्री फ्रॉम रिलीजियस लाइफ, इस तरीके की पुस्तक जो है आपकी इमाइल दुर्खीम की हैं। तो इस क्वेश्चन मतलब इस पेपर में हम लोगों ने 30 प्रश्नों पर चर्चा करी है। ये आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।